Hello, myself Urmila Kumari, PGT Biology, JNB West Simbhum, Jharkhand. Dear students, today I am going to start class 12th Biology, Unit 6, Chapter 1. Chapter 1 is reproduction in organisms. Actually, this Unit 6 have 4 chapters. Reproduction in organism, first chapter. Reproduction in flowering plants, that is second chapter. Third chapter is human reproduction and fourth chapter is reproductive health. In this video we will discuss reproduction in organisms. This is first chapter of class 12th biology as per NCERT book. प्यारे बच्चों, NCERT की बुक में आपने देखा होगा कि हर एक यूनिट के स्टार्ट में, आरंभ में किसी न किसी एक फेमस साइंटिस्ट का फोटो और उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड है. इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट दैट इज रिप्रोडक्शन, पंचानन माहेश्वरी, ये इज ए फेमस बॉटनिस्ट, इनका फोटो दिया हुआ है. ही वॉज बॉर्न इन जयपुर, राजस्थान, and he was honored with fellowship of Royal Society of London for his various research. Panchanan Maheshwari is known as father of Indian embryology. What is embryology? प्यारे बच्चों, embryology क्या है? Embryology is a branch of biology which deals with study of embryo development, जिसमें embryo के डेवलपमेंट के वेरियस स्टेप्स को पढ़ा जाता है. जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एम्ब्रायोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांच है बायोलॉजी का. पंचानन माहेश्वरी जी ने एम्ब्रायोलॉजी का कनेक्शन टैक्सोनॉमी के साथ बताया कि हाउ एम्ब्रायोलॉजी हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिकॉज टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 11th में आप पढ़े हैं. His second famous work was on test tube fertilization and intra-ovarian pollination. टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन का मतलब है टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन. इट इज़ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन. टेस्ट ट्यूब बेबी से आप सभी लोग परिचित हैं और इस टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे, कब टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ती है, कैसे किया जाता है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन. ही इस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी under Delhi University as a important center of research in embryology and tissue culture. Now the next important word is tissue culture. What is tissue culture? टिश्यू कल्चर का मतलब होता है प्लांट्स के किसी भी भाग से टिश्यू निकालकर पूरा प्लांट बनाना. और टिश्यू कल्चर इज ओनली डन इन प्लांट्स. आर्टिफिशियल मीडियम में, लेबोरेटरी में हम प्लांट के किसी भी भाग से टिश्यू निकालकर और रख देंगे. वहाँ न्यूट्रिएंट मीडियम के प्रेजेंस में ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है बाय माइटोसिस सेल डिवीजन, एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज कैलस. CALLUS, कैलस. उस कैलस से फिर हम कई प्लांट्स बना सकते हैं, जो हम आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली टॉपिक में इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग देखेंगे. इनका जो दूसरा एक महान काम है वह यह कि हम सभी NCERT की बुक्स जो पढ़ रहे हैं, खासकर जो बायोलॉजी की NCERT की बुक है, सबसे पहली बार NCERT बायोलॉजी बुक 1964 में पब्लिश हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ पंचानन माहेश्वरी. अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. What is reproduction? All of you are familiar with this word.
दैट रिप्रोडक्शन। कुत्ते का बच्चा कुत्ता, आम के बीज को लगाएंगे तो आम का पौधा ही मिलेगा। आप सुनते भी हैं कहावत, रोपोगे बबूल तो आम कहाँ से मिलेगा। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस सिमिलर यंग वंस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इट इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ इज ड्यू टू रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम अब कोई नहीं रहेंगे, जीव खत्म हो जाएंगे पृथ्वी पर। सो इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तक जीवों को कायम रखने के लिए, किसी जाति को कायम रखने के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए। प्यारे बच्चों, किसी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए ज़रूरत नहीं है रिप्रोडक्शन। यदि कोई आदमी रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बट ही कैन सर्वाइव, वह इजीली सर्वाइव कर सकता है, वो प्लांट हो या एनिमल हो। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स। इट डिपेंड्स अपॉन दी हैबिटेट, internal physiology and several other factors. Habitat means living place, अर्थात ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके अंदर की बनावट कैसी है, ये सारी बातें निश्चित करती हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो हर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग है। अब हम देखेंगे एक नया वर्ड, लाइफ स्पैन, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। What is लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या है? आप सुनते होंगे हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग है। जैसे पैरोट 140 साल तक जिंदा रह सकता है, बटरफ्लाई केवल 1 से 2 सप्ताह। जहाँ एक बनियान ट्री 200 से 500 साल सर्वाइव कर सकता है, वहीं पर रोज के प्लांट का लाइफ 5 to 7 ईयर्स है। तो लाइफ स्पैन मतलब the average length of life of an organism from birth to the natural death. It is period from birth to natural death that is called life span. On the basis of life span, plants are categorized in 3 categories: annual, biannual and perennial. एनुअल मीन्स जो कुछ महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल सर्वाइव कर सकते हैं। बाई एनियल जिनका लाइफ स्पैन 2 साल तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड पेरेनियल दे कैन सर्वाइव सेवरल ईयर्स, जैसे बनियान ट्री, मैंगो ट्री, दीज आर पेरेनियल। धनिया का पौधा, टमाटर का पौधा एनुअल है। कुछ पौधे बाई एनियल्स हैं जो 2 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। लाइफ साइकिल इज अनदर वर्ड। लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल ये दोनों 2 वर्ड्स हैं। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ साइकिल। हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में, अपने जीवन काल में डिफरेंट स्टेजेज से होकर गुजरता है। हर एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसका ग्रोथ होता है, बढ़ता है। तो जन्म से शुरू के फेज को हम जुवेनाइल स्टेज, प्लांट्स में हम उसको वेजिटेटिव फेज कह सकते हैं। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, इस समय अपने जैसा जीव उत्पन्न करेगा। और फिर आता है सेनेशन। जब रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो जाता है, कुछ समय आदमी सर्वाइव तो करता है पर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एजिंग या सेनेशन। आफ्टर सेनेसेंस द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज डेथ। इस तरीके से हर एक के लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
and asexual reproduction. These are two main mode of reproduction, types of reproduction. Reproduction के ये दो मुख्य तरीके हैं. Asexual reproduction is known as uniparental. इसका मतलब asexual reproduction के लिए केवल एक पेरेंट की ज़रूरत है. एक सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन करके अपने जैसा जीव बना सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की ज़रूरत होती है. दोनों के पास अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनमें गैमिट्स बनते हैं, इसलिए इसे हम बाई पेरेंट हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के शरीर में दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म. एनिमल्स में अर्थवॉर्म, प्लांट्स में आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना रोज का. एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं. एक ही अर्थवॉर्म की बॉडी में टेस्टीज और ओवरी दोनों, इट मीन्स दोनों गैमिट्स एक ही बॉडी के अंदर बनेंगे. यहाँ पर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है बट यूनिपेरेंटल. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट point, that is during asexual reproduction only vegetative part or somatic parts of plant takes part in reproduction, because no involvement of sex organ, no formation of gamete, no fusion of gamete. ना तो गैमिट का फॉर्मेशन होता है ना फर्टिलाइजेशन. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं. इनमें गैमिट्स बनता है और गैमिट के फर्टिलाइजेशन के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनता है. दो ऑर्गेनिज्म मिलकर यहाँ एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, और जबकि एसेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म अकेले कई ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्टली कॉमन इन लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, लेकिन एसेक्सुअल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है. ऐसा नहीं है कि केवल यूनिसेलुलर में ही पाया जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में, खासकर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इसी तरीके से जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी, जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है. ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, नो मियोसिस. चूँकि मियोसिस नहीं होने के चलते जितने नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, दे ऑल आर सिमिलर टू पेरेंट एंड दे ऑल आर सिमिलर अमंग देमसेल्व्स. वो आपस में भी सेम होते हैं और अपने पेरेंट से भी सेम होते हैं. दे आर मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर, इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे आइडेंटिकल. मॉर्फोलॉजिकली मतलब ये बाहर से देखने में सेम है, जेनेटिकली मतलब ये अंदर से भी सेम, इनका क्रोमोसोम भी सेम है, जीन भी सेम है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है. माइटोसिस भी होगा बट मियोसिस पाया जाता है. मियोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के समय पैटर्नल एंड मैटरनल जो क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, उनके कुछ सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं और नया कॉम्बिनेशन बनता है, रिकॉम्बिनेशन फॉर्म, और जिसके चलते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनमें वेरिएशंस देखने को मिलता. दे हैव वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स, यानी आपस में सगे भाई बहन भी भिन्न होते हैं. एंड दे शो डिफरेंस फ्रॉम देयर पेरेंट, वो अपने पेरेंट से भी भिन्न होते हैं. ड्यू टू दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज न्यू स्पीसीज, ये नई स्पीसीज को जन्म देते हैं. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. इसके बाद हम अपना जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और
वेरियस स्टेप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये मेरा पहला वीडियो है। बच्चों, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।